नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्राचीन भारत के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। यानी प्राचीन भारत के इतिहासकार के स्रोत कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट ये इत्यादि प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। हम इसको 100-150 क्वेश्चन है, इनको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, गोरिक मर्दभांड पात्र ओसीपी का नामांकन हुआ था। तो कहाँ से हुआ था ये? हस्तिनापुर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें अहि छत्र भी था, नोह भी था, लाल किला भी था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? हस्तिनापुर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, किस अभिलेख में वर्णित की है कि जिस मुहिकुल ने शिव के अतिरिक्त अन्य किसी ने सामने सिर न झुकाया उससे यशोधर्मन ने अपनी चरण वंदना कराई थी। यानी वह कौन है? यह कौन से अभिलेख में वर्णित किया गया है कि जिसने मिहिर कुल ने शिव के अतिरिक्त किसी अन्य के सामने अपना सिर नहीं झुकाया, लेकिन यशोधर्मन ने अपने चरण की वंदना कराई थी उससे। तो वो कौन से अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है हमारे पास, 4 अभिलेख दिए गए हैं इसमें। मनकुंबर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, कर्मदंडा अभिलेख, बदामी अभिलेख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंदसौर अभिलेख। इसका आंसर हो जाएगा मंदसौर अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र सांकेतिक है। तो ये इनका वर्णन, ये 4 जो चीज़ दी गई हमको, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित का संकेतक किसमें मिलता है? तो किसे मिलता है? हमारा वेदों में, पुराणों में, उपनिषद में या सूत्रों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुराणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भगवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? समुद्र का इलाहाबाद अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, मेहरौली स्तंभ अभिलेख। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख से भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 नंबर, भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किसने किया था? इसमें बात की गई सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? तो ऑप्शन है इंडो-ग्रीक, कुषाण, शको, प्रतिहार। तो किसने किया था ये? कुषाणों ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुषाणों ने सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास 6 नंबर, सर्वप्रथम बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ था? तो किसके सिक्कों पर हुआ था सर्वप्रथम बुद्ध का अंकन? 4 ऑप्शन दिए गए, विम कड़फिसस, कनिष्क, नहपान, बुद्धगुप्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क। यानी सर्वप्रथम बुद्ध का अंकन कनिष्क के सिक्कों पर प्राप्त हुआ था। और आपको ये भी मालूम है, जो बौद्ध संगति हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, उसमें कनिष्क ने ही उसमें उस शासन काल में थे, उस टाइम पे मौजूद थे जब चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, योद्धेय सिक्कों पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, ये देहो सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो ऑप्शन 4 हैं, वासुदेव, मित्र, इंद्र, कार्तिकेय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, कार्तिकेय। योद्धेय सिक्कों पर कार्तिकेय देवता का अंकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास, विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर है? यानी विक्रम संवत और शक संवत, इन दोनों में अंतर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 135 आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर 135 होगा इस वाले क्वेश्चन का। विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर है? 135 का। ठीक, तो 135 हो जाएगा इसका आंसर। तो हम निकाल लेंगे कैसे होता है। देखो, विक्रम संवत जो आता है वो कब होता है? 58 BC। और जो आता है शक संवत वो कब आता है? 78 AD। जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 और ये कितना हो जाएगा? 30। तो कितने वर्ष आया? 136 वर्ष। तो ऐसे ही इसमें ऑप्शन किसके लगभग है? 135 वर्ष के समथिंग आएगा। तो इसका आंसर होगा 135। तो इसने विक्रम एवं शक संवत में अंतर पूछा था। ठीक, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दिया गया है
निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं और तीनों में बताने हैं कौन सा सही है, कौन सा गलत है। शक संवत 78 ईस्वी में आरंभ हुआ था ये मैंने भी आपको बताया था, तो ये बिल्कुल सही है हमारे पास। गुप्त संवत 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, तो ये भी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर है। गुप्त संवत भी 319 ईस्वी में ही आरंभ हुआ था। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 ईस्वी से शुरू हुआ था, ये भी हमारे पास बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास तीनों सही हो जाएंगे, क्योंकि 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में, और यहीं से पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और यहीं से मुस्लिम शासन का युग प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1, 2, 3, यानी तीनों ही सही है। शक संवत 78, गुप्त संवत 319, भारतीय मुसलमान शासन का युग 1192। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संस्कृत के कवि और नाटककार के कालिदास का उल्लेख हुआ है कौन से अभिलेख में हुआ है? तो ये हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख, मीरभुज के ग्वालियर अभिलेख, कुमारगुप्त फर्स्ट के कर्मदंडा शिलालेख अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभलेख। तो इसका आंसर क्या होगा? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में प्राप्त हुआ है। जिसको किसने रचित किया है पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख को? रवि कीर्ति ने। और इसी में ही हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के नर्मदा नदी के तट पर युद्ध का भी वर्णन दिया गया है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पर, और रवि कीर्ति द्वारा रचित है पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। तो इसमें इस नाटककार का वर्णन दिया गया है कालिदास का। ठीक है, कालिदास का याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्य के शासन में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया गया है? तो कौन आंसर होगा इसका? फाहियान, हेनसोंग, इत्सिंग या मातव लिन, यानी वह कौन चीनी यात्री है? तो चालुक्य के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण देगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मातवा लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है आपके। तो देखिए क्या दिया गया है, इनको सही मिलान करना है, लेखक और उनकी रचनाएं, ये आपको कुछ मालूम भी होगा। ठीक है, तो इसमें हम मिलान करेंगे इसको। तो इसका आंसर होगा भारवी। भारवी की रचना कौन सी है? तो इसकी रचना हो जाएगी किराता जूर्नियम। ठीक है, नेक्स्ट हर्ष। हर्ष की रचना है नागनन। क्या है इसकी रचना? नागनन। कालिदास की रचना है, कालिदास की होगी मालविकाग्नि मित्रम। कालिदास की कौन सी होगी रचना? मालविकाग्नि मित्रम। राजशेखर की कपूरी मंजर। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन देखेंगे, ए का है 2, तो 2 कौन से ऑप्शन में? सी और डी में। और हर्ष का 4, तो हर्ष का बी का क्या हो जाएगा? 4, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी। ठीक है, तो ऐसे हम अपने आंसर क्लिक कर सकते हैं। तो दोबारा देखिए, भारवी किराता जूनियम, हर्ष नागानंद, कालिदास मालविकाग्निमित्रम, राजशेखर कपूरी मंजरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिलिंद पनो यानी मिलिंद के पर्सन, मिलिंद के पर्सन की जो ये मिलिंद पर इसमें बताया गया है, ये कैसा है? ये संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है या पाली ग्रंथ है? तो इसका या फारसी काव्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाली ग्रंथ। क्योंकि मिलिंद के पर्सन जो लिखे गए थे पाली भाषा में लिखे गए थे, क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित थे। मिलिंद था जो एक शासक था, उसने प्रश्न किए थे बौद्ध धर्म से संबंधित, और बौद्ध धर्म में जो भाषा थी वो पाली थी, तो इसलिए पाली ग्रंथ में इसकी रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रजत रंगनी के लेखक कलहन के समय शासक था, तो कौन शासक था इसमें? जयसिंह, हर्ष, गोविंद चंद्र या जयचंद्र? तो इसका आंसर हो जाएगा जयसिंह। रजत रंगनी के लेखक कलहन, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और इसके समय शासक कौन थे? जयसिंह। कलहन की कर्त नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15, कलहन कर्त रजत रंगनी में कुल कितने तरंग आते हैं? तो इसमें तरंग की संख्या पूछी गई है, 8 है, 9 है, 10 है या 11 है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। इसमें कुल 8 तरंग थी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कलहन की रचत रंगिनी की किसने आगे बढ़ाया था? ये जिसमें इसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास दिया गया है। कलहन की रचत रंगिनी को किसने आगे बढ़ाया था? तो ऑप्शन दिए गए मेरे पास 4। बिलन एम मेरुतुंग, बिलन एम मोहम्मद, जोनराज मेरुतुंग या जोनराज एम श्रीवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, जोनराज एम श्रीवर। और इसका आंसर था मेरे पास 8, जोनराज एम श्रीवर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखो कुछ इसमें हमने भी पीछे पढ़े थे 17 क्वेश्चन में, और अभी उससे आपको याद आ जाएगा, हमने भी पीछे देखा था कब्र मंजरी की। इसमें बताने की कौन सही सुमेलित नहीं है, हमको इसमें सही मिलान नहीं करना, इसमें हमको कब मिलाना कौन सही नहीं है। तो हमने देखा था मालविकाग्निमित्र किसकी रचना है? कालिदास की है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की, बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही हो गया, ये भी बिल्कुल सही हो गया। सौंदरानंद, ये भी बिल्कुल सही हो गया। सौंदरानंद किसकी रचना है? अशु घोष की, सौंदरानंद अशु घोष। और कपूरी मंजरम हमने देखी थी रचना, ये राजशेखर की है, ना कि हर्ष की। और हर्ष की रचना क्या होगी? हर्ष की रचना हमने अभी देखी थी नागानंद। और कपूर मंजरी किसकी रचना है? राजशेखर की। तो इसमें आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, 80 नंबर। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? अभी आपको ये मालूम भी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? पाणिनि, मनु, कौटिल्य, कपिल। तो इसका आंसर क्या होगा? मनु। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्योंकि ज़्यादातर यूजीसी नेट में आईएसपीसी में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिया करता है। तो इसमें ये बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसमें मैं सीधा क्वेश्चन ही पढ़ता हूँ, आंसर ही इसके ऑप्शन पढ़ता हूँ। लाइफ ऑफ हेन सोंग, ये लिखा था हुईली ने, ये बिल्कुल सही है। लाइफ ऑफ हेन सोंग हुईली, ये किसकी रचना है? हुईली की। द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी, ये गलत हो गया, द नेचुरल हिस्ट्री फिल्मी ने, टॉलमी ने नहीं लिखी थी। हिस्टोरियल फिलिपिकल, ये पोम्पेइस टैगोरस ने लिखी थी। द हिस्ट्रीज हेरोडोटस ने लिखी थी। द हिस्ट्रीज किसकी रचना है? हेरोडोटस की। हिस्टोरियल फिलिपिकल किसकी रचना है? पोम्पेइस टैगोरस की। और लाइफ ऑफ हॉन्शोंग किसकी रचना है? हुईली की। ठीक है, तो इसमें आंसर गलत हो जाएगा ये, और हमारे पास ये तीनों सही हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है, महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने लिखा? महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने लिखा? तो ऑप्शन है इसमें नक्कियर, नन्या, अख्तियर, तिरुवल्लुवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? नन्या। महाभारत का तेलुगु संस्करण नन्या ने लिखा है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास, समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आवरण को, समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आवरण को उद्घाटित करने के लिए उनके ग्रंथों के लेखक थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेमेंद्र, मेरुतुंग, राजशेखर, सोडुल। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आवरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे क्षेमेंद्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? यानी इंडिया हमारे देश को किसने संबोधित किया था? हेरोडोटस, मेगास्थनीज, टॉलमी, प्लूटोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेरोडोटस। जैसे कि प्राप्ति स्थलों से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि प्राप्ति स्थलों से संकेत मिलता है बेट प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। तो किससे प्रचलित है? गांधार से, मत्स्य से, मगध में, कलिंग में। तो बेट प्रकार के सिक्के गांधार से प्रचलित थे, गांधार जो पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है? अपार्क, मेघातिथि, विज्ञानेश्वर, विश्वरूप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेघातिथि। मनुस्मृति पर लिखी अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है मेघातिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके सिक्के किस समुदाय में पृष्ठ भाग के प्रत्येक पूर्व भाग पर अंकित राजा के नाम से मेल खाते हैं? इसमें दिया गया है वह कौन सा समुदाय है?
जिसमें पृष्ठ भाग के प्रत्येक पूर्व भाग पर अंकित राजा के मेल खाते हैं। तो कुनिंद, मालव, मग, पांचाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप। इसका आंसर हो जाएगा पांचाल। किसके सिक्कों पर मंदिर की आकृतियों का अंकन हुआ है? तो किसका हुआ, औदुंबर या पांचाल, मालव या मग या कुनिंद? तो औदुंबर एवं पांचाल के सिक्कों पर मंदिर की आकृतियों का अंकन मिला है। औदुंबर एवं पांचाल के सिक्कों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा दो अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है? यानी पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख कौन सी अभिलेख में मिलता है? तो इसका आंसर क्या होगा, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख, गौतमीपुत्र का सतकर्णी नासिक अभिलेख या फतेहपुर का रेह अभिलेख? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धनदेव का अयोध्या अभिलेख, 27 का बी। 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मार्को पोलो किसके आयत पर भारतीय धन के एक बड़े भाग की बर्बादी पर दुख प्रकट करता है? यानी मार्को पोलो ने भारत में किसका आयात पर सबसे अधिक धन वेस्ट किया गया था? तो वह स्वर्ण, रजत, अश्व या मदिरा? तो अश्व यानी घोड़े पर, यानी जब घोड़े का आयात किया गया था भारत में तो उस पर सब सर्वाधिक व्यय किया गया था इसमें, जो बहुत ही बड़े भाग की बर्बादी बताया जाता है। तो ऐसे हमने 28 क्वेश्चन को सोल्व किया है और ऐसे ही हम आगे वाले इसमें काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं 100-150 के लगभग प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत, यानी इससे क्वेश्चन 100% आता ही आता है। यूजीसी नेट, ISPCS, इसमें अगर आप इसको एक बार चैप्टर करते 100-150 क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसमें आपके 100% प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और यूजीसी नेट में और ISPCS में और अदर एग्ज़ाम में भी इसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि जिससे मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकूं। और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी रही और अगला पार्ट में आपके लिए जल्दी लाने वाला हूं, इससे बेहतर आपके लिए वीडियो लाने वाला हूं। ठीक है, तो थैंक्स।